पिछले आईपीओ के वीडियो में हमने बर्गर किंग के आईपीओ पर डिस्कशन किया था और आज हम एक ऐसी ही कंपनी की आईपीओ की बात करने वाले हैं जो बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स जैसे रिनाउंड ब्रांड्स को ब्रेड सप्लाई करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज बर्गर किंग के बाद अब आ गया है एक और फूड रिलेटेड आईपीओ जो है मिसेस बेक्टर फूड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सब कुछ और ये एनालाइज करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिए ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मिसेस बेक्टर फूड्स, आपने ये नाम भले ही कभी सुना ना हो बट कभी ना कभी आपने इसके बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रेड्स, बिस्किट्स, बन्स ज़रूर खाए होंगे जो कि क्रेमका फूड्स और इंग्लिश ओवन के नाम से आते हैं। जनरली जब भी हम बिस्किट्स लेने जाते हैं तो हम कभी ब्रांड स्पेसिफिक होके नहीं, हम सेगमेंट स्पेसिफिक होके लेते हैं। जैसे कि अगर हमें मारी बिस्किट लेना हो तो हम ये नहीं देखते कि वो आईटीसी का है या ब्रिटानिया का, हम बस ले लेते हैं। और मे बी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन बिस्किट से उनके एडवर्टीजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और इनकी पैकेजिंग वगैरह ऑलमोस्ट सेम होती है जिससे ज़्यादा ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं होता है और साथ ही ये हर स्टोर्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। यानी कि आईटीसी, पार्ले और ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे शॉपकीपर भी उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखते हैं। और वही अगर हम क्रेमका की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपनी पहचान सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही बनाई है और वो लार्जेस्ट सप्लायर है गवर्नमेंट कैंटीन स्टोर्स के लिए। इवन वो रेलवे स्टेशन के कैंटीन में भी अपना बिस्किट सप्लाई करते हैं और इनफैक्ट वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, वो 64 अदर कंट्रीज में भी अपने बिस्किट्स को एक्सपोर्ट करती है जिससे वो अराउंड 40% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम इनके बेकरी सेगमेंट की बात करें तो वो सिर्फ रिटेल सेगमेंट को ही नहीं बल्कि B2B जैसे कि बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, यम रेस्टोरेंट्स और पीवीआर को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है जिससे वो अराउंड 15 to 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी जो ओरियो और चोको बेक बिस्किट्स है इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग बेक्टर फूड्स ही करता है मॉन्डेलेज इंडिया के लिए। क्रेमका जहाँ इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है वहीं यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इन ब्रांड्स के साथ क्रेमका का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कभी भी ये डील ब्रेक की जा सकती है और ये ब्रांड्स अपने सप्लायर्स को चेंज कर सकते हैं। प्लस B2B में इनके पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर भी नहीं रहता जिससे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो रहता है। और क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग को लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही है इसीलिए वो कंपनीज बेक्टर फूड से एसोसिएटेड है। अगर कोई और अच्छा प्लेयर बेटर सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करे वो भी लो कॉस्ट पे तो ये कंपनीज इजीली स्विच हो सकती हैं। और जैसे कि हमने बात की कि वो 64 अदर कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन या फिर किसी कंट्री में कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू की वजह से वहाँ सप्लाई ना हो पाना, तो उससे भी इनके बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट आता है। और उन्होंने ये सिचुएशन फेस भी की है जब वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो वो तो हर बिजनेस में होता है। बेक्टर के केस में भी उनके मेन कॉम्पिटिटर्स है पार्ले और ब्रिटानिया जो ऑलमोस्ट हर बिस्किट के सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं, चाहे वो कुकीज़ हो, क्रीम हो या क्रैकर बिस्किट्स। इनफैक्ट ब्रिटानिया उन्हें बेकरी सेगमेंट में भी कड़ी टक्कर देता है। आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि 28% मार्केट शेयर ब्रिटानिया का है, 27% है पार्ले का और वही क्रेमका का मार्केट शेयर सिर्फ 1% है क्योंकि वो सस्ते में बेच रहा है, उनकी ब्रांड विजिबिलिटी भी नहीं है। इन केस अगर इनका मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा रहता तो मे भी ब्रिटानिया पार्ले को फ़र्क पड़ता और वो कंपटीशन देने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेते, बट क्योंकि इनका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा कम है तो उस वजह से वो ज़्यादा नोटिस में नहीं आते। साथ ही इनका मेजर रेवेन्यू इनके बिस्किट सेगमेंट से जनरेट होता है, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो ऐसे में अगर मार्केट में कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाता है तो इनके बिजनेसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो इनका पैट मार्जिन ब्रिटानिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है क्योंकि ये B2B बिजनेसेस में है। ऑल्दो इनके रिटर्न रेशियो स्टेबल है बट अगेन बिग प्लेयर के कंपैरिजन में कम है। वैसे तो ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में अराउंड 9% तक का ग्रोथ कर सकती है और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अराउंड 40% का है, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
और ये कंपनी काफ़ी स्टेबल है, बट हमें इस कंपनी में कोई सस्टेनेबल मोड नज़र नहीं आता क्योंकि वो कुछ भी यूनिक नहीं कर रही है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है और मेनली B2B सेगमेंट में वर्क कर रही है। जैसे हमने देखा, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी लो है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा तभी है जब ये अपने ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करेगी। तो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं IPO की बेसिक डिटेल्स। IPO लाने के पीछे कंपनी का मेजर रीज़न है अपने राजपुरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्सपैंड करना। IPO की डेट है 15 दिसंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। IPO के इशू साइज में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही हैं। की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। IPO प्राइस बैंड है 286 रुपीज़ से 288 रुपीज़। आई होप आपको इस वीडियो की सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।